हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 करेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। कुछ चार्ट्स की दिक्कत थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो अब सॉल्व हो गई है और मैं आप लोगों के अब चार्ट्स देख पा रहा हूं। आई एम एबल टू सी योर कमेंट्स। ठीक है, ओके। तो बेटा शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पेन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स आज मैं आपके कमेंट्स यहां से पढ़ पा रहा हूं। एनीवे, देखो यार, मैंने तुम लोगों के डाउट्स देख लिए। तुम्हारे डाउट्स जो कल आए थे उसको देखा मैंने, और मैं तुम लोगों से ये कहूंगा, कल जो क्लास हुई थी बेटा, उसको समझो कि वो क्लास 9th का पार्ट था। वो क्लास 9th का पार्ट था, इसलिए आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं जैकोबिन्स क्या थे, नेशनल कन्वेंशन कब खत्म हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, आपको इतने डिटेलिंग में नहीं जाना है। बट फिर भी आपको डाउट पैनल से सारे डाउट सॉल्विंग मिल जाएगा, बट डोंट गो इनटू मच डिटेल, क्योंकि वो मैंने खाली आपको चैप्टर जिस्ट में समझाने की कोशिश करी थी, ताकि आज का लेक्चर आसान हो सके, ताकि आज आपको समझ में आ सके कैसे पूरा सिनारियो फ्रेंच रेवोल्यूशन का हुआ था। ठीक है, तो ये चीज जो है आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अब मैं आपकी चैट देख पा रहा हूं, तो एक बार मुझे जल्दी से थम्स अप करके बता दो दैट मैं आपको सुनाई दे रहा हूं। थम्स अप कर दो एक बार जल्दी से। इतना ज्यादा थम्स अप कर दो, इतने ज्यादा हार्ट्स भेज दो कि आप लोगों की वहां जो एनर्जी दिख रही है, जितना उत्साह आप दिख रहा है आपके अंदर क्लास लेने का, वो मेरे अंदर एनर्जी में आ जाए और मैं आपको बहुत बढ़िया पढ़ा पाऊं। हाँ दी, प्लीज लेट मी नो। हाँ जी, कैन आई गेट दोस थम्स अप, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्लास में सबको मेरी आवाजें आ रही हैं। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके ठीक है, आई एम गेटिंग इट आई एम गेटिंग इट आई एम गेटिंग इट, ओके। ठीक है बेटा, तो देखो यार, अब मैं आज आपको लेक्चर नंबर 2 में एक्चुअल में क्लास 10th की शुरुआत करने जा रहा हूं। ठीक है, कल जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ क्लास 9th का था, और आपको उसमें अगर डाउट्स आए हैं तो परेशान मत होइए, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको आज की क्लास की भूमिका बनाने के लिए था। ठीक है, क्लास 10th की एनसीईआरटी बेटा जब तुम लोग खोलोगे, क्लास 10th की एनसीईआरटी में पहले आपको एक पिक्चर मिलेगी, एक फोटो मिलेगी जो फेडरिक सूरे ने डिजाइन करी थी। उस पिक्चर को हम लोग सबसे आखिरी में पढ़ेंगे इस चैप्टर के। क्यों? आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले दी है, लेकिन मैं उस पिक्चर को सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि तब आपको वो पिक्चर समझना आसान हो पाएगी। ठीक है, जनरली टीचर्स क्या करते हैं कि उसको पहले समझा देते हैं पिक्चर को, भाई वो फोटो समझ में आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इतने चीजें बता रही है, वो सारी चीजें बता रही है जो आगे चैप्टर में घटेंगी। तो पहले चैप्टर पढ़ लो। एक बार जब चैप्टर पढ़ लोगे, उसके बाद जब उस फोटो पे जाओगे, पिक्चर पे जाओगे, तो आपको पिक्चर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है हमेशा, लास्ट ईयर भी मैंने यही किया था, आस्क फ्रॉम योर सीनियर्स, कि पहले हम चैप्टर पढ़ लेंगे पूरा, उसके बाद आप जो है इस फोटो पे आइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का हमारा गोल जो है वो ये होने वाला है, जहां मैं आपको आइडिया ऑफ फ्रेंच नेशन के बारे में पढ़ाऊंगा, और फिर हम नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 को भी डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करें। चलो, तो कल आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन जब पढ़ा था, तो मैंने आपको बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या बताया था कि फ्रांस जो है पहले कैसे मोनार्की था और बाद में फ्रांस जो है वो रिपब्लिक हो जाता है। ठीक है ना, क्या पढ़ा था हमने कल के लेक्चर में? पढ़ा था कि पहले फ्रांस एक मोनार्की था। ठीक है, फ्रांस मोनार्की से क्या बनता है? फ्रांस मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है। फ्रांस पहले मोनार्की था, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म हो जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक हो जाता है। फ्रांस एक रिपब्लिक हो जाता है, ये हमने कल की स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब हुआ, किस डेट में हुआ, ये आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लास 9th की चीजें थी। बस इतना समझना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या था? मैंने बताया था
पहले मोनार्की था, ये जो मोनार्की है ये कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न नहीं होती थी, ठीक है ना। 1774 में जब लुइस 16 राजा बना तो उस वक्त वो मोनार्क था, और मोनार्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता ही नहीं था, फ्रांस का कोई कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना, पहले क्या हुआ, पहले आपको देखने को मिला कि पहले एक रिवॉल्यूशन होता है 1789 में, उस रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, और वो मोनार्की जो है जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ गई, ठीक है ना। यानी मोनार्की विल बी गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा रहेगा मोनार्की उस हिसाब से चलेगी, ठीक है। तो फ्रांस पहले मोनार्की था, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हो गया, और फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए फ्रांस के अंदर, बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए फ्रांस के अंदर कि फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए फ्रांस में, जिसकी वजह से फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है, ठीक है ना। ये कल के लेक्चर में याद आ गया, ये कल के लेक्चर में याद आ गया, ठीक है। हाँ, एनटीएससी में हिस्ट्री सेपरेट पढ़ाएंगे, एकदम सेपरेट पढ़ाएंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना। एनटीएससी का जब पढ़ाएंगे तो वहां सेपरेटली पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, वरुण बता तो रहे हैं बेटा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब मोनार्की जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसा मोनार्क करे। अभी तक जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं थी तब तक खाली मोनार्की थी, और मोनार्की मतलब राजा जैसा चाहे वैसा करेगा, जैसा मर्जी आए वैसा करेगा, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है कि फला चीज गलत है, ये नहीं हो सकता, तो वो फिर राजा नहीं कर सकता। ये था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है ना। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे, डाउट पूछे, सर जैकोबिन क्या होता है। बेटा ये सब चीजें क्लास 9th की थी, इसीलिए मैंने कल के लेक्चर में आपको ये सब चीजें नहीं बताई, जरूरत नहीं थी। आज के लेक्चर के लिए कल जितना जरूरत थी वो मैंने पढ़ाया। एक बात ध्यान रखना, डोंट गो फॉर यूजलेस डाउट्स। मैंने देखे डाउट्स बहुत यूजलेस थे, लेक्चर से सीमित रहो, ठीक है। मैंने वहां जो डाउट्स देखे वो ऐसे डाउट्स थे जो क्लास 9th के बच्चे पूछेंगे, क्योंकि क्लास 9 का टॉपिक था। मैंने आपको कल उतना ही पढ़ाया जितना आज के लेक्चर के लिए रिक्वायरमेंट थी। ये बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है, ये बात समझ रहे हो कि नहीं। नहीं, डीएचए ऑलवेज ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, डीएचए सब्जेक्टिव भी आएंगे, बट वी आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ सीबीएसई। एक बार सीबीएसई नोटिफाई कर देगा, अगर सीबीएसई ऑब्जेक्टिव रहेगा पेपर उसका टर्म 1 का, तो हम ऑब्जेक्टिव आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर सीबीएसई सब्जेक्टिव दे देगा तो हम सब्जेक्टिव कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो वी आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था बेटा, आज ही तो पढ़ोगे उसको। तो मैंने देखो, तुम एक बात तुम लोग समझ लो बेटा, तुम लोग 9 से 10th में आए हो, एक बात समझ लो, जितना जरूरत होगी अगले की क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होगी मैं उतना पढ़ा दूंगा। और यकीन करके चलना कि सर ने जो पढ़ाया है वो काफी है आगे वाले क्लास के लिए। जैसे बच्चा पूछ रहा है सर रिपब्लिक क्या होता है, मैंने बताया था। अगर आप मेरे ढंग से लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। रिपब्लिक मतलब मैंने बताया था बेटा, रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहां पर किसी भी देश का जो हेड होता है, जो हेड ऑफ द कंट्री होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो क्या होगा, वो इलेक्टेड अगर हो जाए तो रिपब्लिक होता है, तो उसको रिपब्लिक बोलते हैं। फ्रांस में जो पहले हेड था वो कौन था, पहले ये हेड था मोनार्क। क्या ये इलेक्टेड था, नहीं सर ये इलेक्टेड नहीं था। फ्रांस में धीमे धीमे ये मोनार्क की इतनी ज्यादा रिप्रेसिव पॉलिसीज थी, इतना ज्यादा फ्रांस में मोनार्क जो है लोगों को परेशान कर रहा था, एक्सप्लॉइट कर रहा था, कि लोगों ने रेवोल्यूशन किया, मोनार्की खत्म किया, मोनार्की की जगह कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी खत्म कर दिया, और फिर फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। मतलब अब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा। ये होता है रिपब्लिक का मतलब, ठीक है। तो फ्रांस में इलेक्शंस शुरू हो गए थे, बात समझ में आ गई। डिफरेंस बिटवीन मोनार्क एंड डिक्टेटर। अब देखो बेटा, मोनार्क क्या होता है, मोनार्क इज अ बेसिकली हेरिडिटरी पोजीशन। मोनार्क जो है एक हेरिडिटरी पोजीशन है। अगर मैं मोनार्क हूं तो मेरे बाद मेरा लड़का भी मोनार्क होगा, ठीक है। बट डिक्टेटर में ऐसा नहीं होता है। डिक्टेटर में जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। डिक्टेटर इज बेसिकली जो आर्बिट्रीली कोई भी काम कर रहा हो, कोई भी उस पर चेक नहीं होता है। ही इज द डिक्टेटर, वो डिक्टेट करता है टर्म्स को कि यही करो,
ठीक है ना। और इसमें जरूरी नहीं है कि इसका जो सन होगा वो डिक्टेटर बनी जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये फर्क होता है, ये फर्क होता है मोनार्क और डिक्टेटर में। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। यस आई एम फास्टिंग यार। ठीक है, तौफीक क्या डाउट है? आर्बिट्री मतलब होता है बिना किसी सर पैर के, रैंडम, आर्बिट। ठीक है ना, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, एकदम रैंडम काम करना। ठीक है ना। सक्षम क्या डाउट है? अब सोशलिज्म मींस, तुम अगर सोशलिज्म पूछ रहे हो तो बेटा तुमने क्लास 9th में क्या किया था? चने छील रहे थे क्या? अगर तुम सोशलिज्म पूछोगे तो तुम क्या क्लास 9 में चने छील रहे थे? अभी वो चैप्टर नहीं है, जब वो चैप्टर आएगा तो वहां बताएंगे। अब उज्जवल कुमार कह रहा है सर व्हाट इज इंपीरियलिज्म। इतना ज्यादा मैंने कल एग्जांपल दे दिया इंपीरियलिज्म का, लोगों ने मेरी स्टोरी शेयर कर दी थी इंस्टाग्राम पे कि हाँ सर इंपीरियलिज्म, आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था। तुम आगे पूछोगे इंपीरियलिज्म, ऐसे नहीं होगा ना बेटा, समझ रहे हो? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, चलो अब देखो, प्लीज बी केयरफुल। तो मैंने क्या बताया, फ्रांस से पहले मोनार्की थी, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई, और फिर उसके बाद फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया था। तो एक सवाल जो है वो आपके एग्जाम में आता है, प्लीज उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर दी, प्लीज राइट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। व्हाट वेयर दी मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, यह आपके एग्जाम में आता है। व्हाट वेयर दी मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय, लिख लीजिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। मेरे साथ लिखते रहो, मेरे साथ लिखते रहो। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ, to create a sense of collective, to create a sense of collective identity among people, identity among people। ठीक है, ठीक है, ये सवाल आपके एग्जाम में आता है 5 मार्क्स में, 5 मार्कर का ये क्वेश्चन आता है बेटा हर बार। इसको याद कर लेना अच्छे से, मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूं। ठीक है, यही चीज आपकी एनसीईआरटी क्लास 10 से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, ठीक है ना, राइट। सर व्हाट इज यूटोपियन, अलग पांडे कह रहे हैं सर व्हाट इज यूटोपियन। अरे भाई मैंने तुमको यूटोपियन वर्ड यूज किया अभी तक? नहीं किया ना। तो अगर तुम्हें अलग से पढ़ना है यार, पढ़ते रहो, फिर जब मैं वो वर्ड पे आऊंगा तो मैं यूटोपियन बताऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है ना, मैं जब आऊंगा तो बताऊंगा। हाउ इज योर ग्रैंड माँ? अभी तो ठीक नहीं है वो। अब साक्षी कह रही है सर एम्परर एंड किंग में क्या डिफरेंस है? भाई साहब ऐसे तो चैप्टर हो गया। फिर राजा होता है, एक बादशाह होता है, एम्परर एक एम्पायर का राजा, एक एम्पायर को रूल करने वाला। किंग राजा एक गांव का भी हो सकता है। ठीक है ना। सर ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है? यस, ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक, क्योंकि वहां पर हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट इलेक्टेड। बिल्कुल सही है, रवि गंगवार ने बहुत बढ़िया चीज लिखी है। ठीक है, ठीक है जी। चलो अब देखो, व्हाट वेयर दी मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ चुके हो, अब सवाल यह है कि ऐसा क्या क्या किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ जाए। समझ रहे हो सवाल को? सवाल सुनो, सवाल का क्या कह रहा है। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ लिया, कल पढ़ाया था मैंने आपको। अब वो पूछ रहा है कि ऐसी क्या क्या चीजें करी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ जाए कि हाँ यार हम सब भाई भाई हैं, है ना। अरे भाईजान भाईजान करे गले लग जाओ, अरे भाईजान आ जाओ भाई, एकदम थपकी देने लगो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसी फीलिंग कब आई लोगों को? लोग कब एक दूसरे के साथ भाईजान भाईजान बोले गले लगने लगे? समझ रहे हो ये चीज? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। प्लीज मेक द फ्लो चार्ट विद मी, मेरे साथ इसका फ्लो चार्ट बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेक दिस फ्लो चार्ट, बनाइए। चलिए मेरे साथ लिखते जाइए, मेरे साथ फॉलो करिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। यस, पहला काम क्या किया था? फर्स्ट पॉइंट जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने करा ताकि फ्रांस के लोगों के अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग आ जाए कि हाँ भैया हमारे लोग हैं ये।
ठीक है, ये हमारे, ठीक है। अब ये कह रहा है सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था? नंदिनी, ये क्लास 9 में पढ़ के आना चाहिए तुमको, क्लास 10th में हो तुम, अब ये तुमको समझने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी तब किसने लिखा था? तब उस वक्त डिफरेंट लोग थे, मैक्सिमम तब हमारा कन्वेंशन, नेशनल असेंबली आ गया था, नेशनल कन्वेंशन आ गया था। डीएचए कहां मिलेंगे बेटा? ऐप में जाओ, क्लासरूम के बगल में तुम्हें मिलेगा नोट्स, वहां तुम्हें डीएचए मिल जाएंगे, ठीक है। नेशन स्टेट और कंट्री में क्या डिफरेंस है मैं जब नेशन स्टेट बताऊंगा तब बताऊंगा। मैं कह रहा हूं जब मैं नेशन स्टेट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं तो तुम क्यों परेशान हो अभी, ठीक है ना, ठीक है। चलो चलो आ जाओ। फर्स्ट थिंग, पहली चीज जो है जो लोगों ने करी, टू बिल्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, मतलब हम लोग कलेक्टिव बिलोंग, हम लोग एक हैं, हम लोग की जो बिलोंगिंग है वो एक है, हम लोग एक चीज को फॉलो करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, प्लीज राइट, ला पात्रे। ला पात्रे, पात्रे का मतलब होता है बेटा फादरलैंड, पात्रे का मतलब हो गया फादरलैंड। ऑन ले सिटोयन, ले सिटोयन, सिटोयन का मतलब हो गया सिटीजन, ठीक है। तो पहला चीज उन्होंने क्या कहा, फादरलैंड, मतलब यहां पर फादरलैंड क्या है, यहां फादरलैंड बोला जा रहा है फ्रांस को। यह कहा जा रहा है कि भैया जो सिटीजन्स हैं फ्रांस के लोग हैं, और जो फ्रांस मतलब जो सिटीजन्स हैं वो फ्रांस है, वो एक तरह से लोगों का फादरलैंड है, एक तरीके से वो उन लोगों का घर है। सबको इस फादरलैंड में, फ्रांस में इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये कहा गया कि एवरीवन शुड हैव यूनाइट, एवरीवन शुड बी यूनाइटेड, तो मतलब एक यूनाइटेड कम्युनिटी होनी चाहिए, एक यूनाइटेड कम्युनिटी होनी चाहिए, एंड इक्वल राइट्स होने चाहिए, यूनाइटेड कम्युनिटी एंड इक्वल राइट्स। ये पहला पॉइंट है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सुशांत बेटा? ये क्लियर हो गया? आदित्य कुमार देखो क्या बोल रहा है, ला पैत्रे, ये वर्ड एनसीईआरटी यूज करता है बेटा। फादरलैंड मतलब कि ये जमीन, फादरलैंड किसको बोला गया है? फ्रांस को बोला गया है कि जो सिटीजन है फ्रांस के, वो सारे सिटीजन को यूनाइटेड रहना चाहिए, कम्युनिटी यूनाइटेडली रहे और हर व्यक्ति को इक्वल राइट्स मिले। मैंने क्या बताया था कल के लेक्चर में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मैंने बताया था क्या कि भैया फ्रांस में इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब प्रिंसिपल्स ग्रो हुए हैं, ये सब प्रिंसिपल्स बने हैं। भाई हमने तो इंडिया में, इंडिया वालों ने तो ले लिया फ्रांस से, इक्वालिटी ले लिया, लिबर्टी, लेकिन लिबर्टी, इक्वालिटी, दीज प्रिंसिपल्स आर मेड इन फ्रांस। तो जो वहां पर पहले इक्वालिटी नहीं थी, कैसे नहीं थी कि पहले मोनार्क खाली उसको प्रिविलेज मिलता था, लोगों को नीचा दिखाया जाता था, लेकिन जब रिवॉल्यूशन हुआ, मोनार्की खत्म हुई, तो अब सारे लोग बराबर हो गए, मोनार्क के सारे प्रिविलेज कम कर दिए गए, मोनार्क के सारे प्रिविलेज कम कर दिए गए, और उसकी जगह जो प्रिविलेजेस थे लोगों के बढ़ा दिए गए। मतलब हर व्यक्ति बराबर हो गया, एवरी मैन बिकेम इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना, एवरी मैन बिकेम इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो क्या बोला, पहला चीज ऐसा फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ने क्या किया था फ्रांस के रिवॉल्यूशन में, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक यूनाइटेड कम्युनिटी होनी चाहिए, और दूसरा हर व्यक्ति को, कम्युनिटी के हर व्यक्ति को इक्वल राइट्स होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर बी। अब देखो क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर बी में क्या बोला गया। पॉइंट नंबर बी कहता है एक नया ट्राई कलर का फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, न्यू ट्राई कलर फ्लैग, न्यू ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना, न्यू ट्राई कलर का फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। मतलब फ्रांस में एक नया झंडा आ गया। अब झंडे से लोग कैसे बाइंड हो जाते हैं, कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ जाती है कि हाँ यार हम कलेक्टिव हैं, हम लोग सब एक जैसे हैं, एक हैं। ये फ्लैग से कैसे आती है, जैसे आप भारत का तिरंगा देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है अरे यार यहाँ कुछ इंडिया का है। अगर आप अमेरिका जाओ, ठीक है, अगर आप अमेरिका गए और अमेरिका गए और वहां पर आपने देख लिया कहीं इंडिया का झंडा लगा हुआ है, तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि यहां पर कोई इंडियन रहता है, यहां पर कुछ इंडिया से रिलेटेड काम होता है कि नहीं। तो देखो फ्लैग आपको देश से इमीडिएटली कनेक्ट कर देता है। यही यहां पर हुआ, एक नया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक नया ट्राई कलर का फ्लैग सामने आता है, ठीक है ना, ठीक है। पॉइंट नंबर बी। उसके बाद पॉइंट नंबर सी, प्लीज राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद फ्रांस में अभी तक बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती थी,
बहुत जगह जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। रीजनल लैंग्वेजेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उसकी जगह पर एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी गई, वो थी फ्रेंच। प्लीज राइट, रीजनल लैंग्वेजेस वेर डिसकंटिन्यूड, रीजनल लैंग्वेजेस डिसकंटिन्यू, रीजनल लैंग्वेज को बेटा डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उसकी जगह वन लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड, वन लैंग्वेज लाई गई और वो थी फ्रेंच। फ्रेंच जो है वो नेशनल लैंग्वेज लोगों की बन गई। ठीक है, अब लैंग्वेज से कैसे कनेक्टिविटी बनती है? देखो मैं जो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं उस हिस्ट्री को कनेक्ट करना। देखो क्या पर है, लैंग्वेज से कैसे कनेक्टिविटी बढ़ती है। अब अगर मान लो तुम हिंदी बोलते हो, तुम यूपी बिहार के रहने वाले लोग हो, फॉर एग्जांपल यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम यूपी एंड बिहार, ठीक है, अब तुम हिंदी बोलते हो। अब अगर तुम चले जाओ केरला, तमिलनाडु, इफ यू गो देयर, और केरला और तमिलनाडु में इफ यू हैपन टू मीट समवन जो हिंदी बोल रहा होगा, तुम इमीडिएटली अरे भाईजान भाईजान बोलो गले लग जाओगे उससे, बिकॉज यू विल फील कनेक्टेड। क्योंकि जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचा पा रहे हो, अपनी बात दूसरे तक कह पा रहे हो और वो आपकी बात को समझ पा रहा है, उसका रिप्लाई कर पा रहा है, आप उसकी बात समझ पा रहे हो, तो ऑब्वियसली दो लोग कनेक्टेड हो जाएंगे। अब तुम गए केरला में, तुम हिंदी बोल रहे हो, तुम लगे उसको गाली देने में, वो तुम्हें लगा केरला में गाली देने में, तुम्हें दूसरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ना तुम्हें गुस्सा आएगा ना उसको गुस्सा आएगा, लड़ने का माहौल था, लड़ाई नहीं हुई, दोनों हंस हंस के चल दिए। वो बोल रहा है ना 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 ना, वो बोल रहा है ना ना ना, और दोनों एक दूसरे को बढ़िया से गाली वाली दे रहे थे, लेकिन दोनों निकल गए हंस हंस के। कम्युनिकेशन में पता ही नहीं चला ना। इसलिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंडिया में हिंदी बोल रहे हो, ठीक है, अगर आप केरला के भी हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम तमिलनाडु बट यू आर स्पीकिंग, यू वेंट टू अमेरिका, और अमेरिका में अगर आपको कोई भी हिंदी बोलता हुआ मिल गया, कोई भी अगर आपको हिंदी बोलता हुआ मिल गया, आप तुरंत खुश हो जाओगे, अरे भैया कहाँ थे तुम, आओ, तुरंत बुला लोगे, अरे भाई आप कहाँ के हैं, और आप पूरा बोलो, पूरे कुंडली निकाल दो उनकी, आपके चाचा मामा फूफा, अरे हमारे चाचा जो हैं वो कानपुर के रहने वाले हैं, हमारे मामा जो है इलाहाबाद के रहने वाले हैं, आप इमीडिएटली यू विल ट्राई टू फाइंड द कनेक्शन, इमीडिएटली ये होता है। ठीक है ना, जैसे ही होगा, आप अमेरिका गए, अमेरिका में मिल गया कोई हिंदी बोलने वाला, आप बहुत खुश। ठीक है ना, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है सर बॉक्स क्यों बनाया हुआ है? अरे भाई साहब, बेटा ये फ्लो चार्ट कहते हैं इसको, ये बॉक्स नहीं है, ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, बॉक्स खाली तुम लोग मैथ से मैं नहीं बनाओगे ना, मैं भी बॉक्स बनवाता हूं, ठीक है, मैं भी बॉक्स बनवाता हूं। ठीक है, क्लियर है जी। ट्राई कलर मीन्स बेटा होता है, अरे भाई साहब ट्राई कलर मतलब होता है 3 कलर। ओ भाई, ओ भाई, भाई क्या मतलब, नाइन्थ वाइन्थ में कैसी पास हो गए क्या? पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी क्या नाइन्थ में? पास कैसे हो गए नाइन्थ में तुम लोग? हैं, पास कैसे हो गए तुम लोग नाइन्थ में? भाई वो पूछ रहा है ट्राई कलर का मतलब क्या है। ओ भाई साहब, पंखा वंखा मिल जाए मैं तो उसमें लटक के ऐसी फांसी वैसी लटका के लटक जाऊंगा, ऐसे सवाल पूछोगे तो। ठीक है, ऐसा मत करो भैया, सदमा वदमा आ जाएगा, मैं भी क्या फायदा मैं सर्वर मार लूं दीवार में। अकल वकल नहीं है क्या थोड़ी भी? गर्मी में सूख गई है? अरे गर्मी है, समझ रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि अकल सूख गई होगी, अकल तो होगी ना। चलो सब रिपीट कर दूंगा, एक बार पूरा हो जान दो, जितने पॉइंट्स हैं लिख लो, सब 5 नंबर का आता है। रीजनल लैंग्वेज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और क्या कहा गया? कहा गया कि एक लैंग्वेज होगी, वो होगी फ्रेंच। उसके बाद फाइनली पॉइंट नंबर डी लिखिए, नेशनल एंथम एक बन गया, नेशनल एंथम बना दिया गया फ्रांस का, फ्रांस का नेशनल एंथम। अब याद करो, तुम लोग अगर पढ़े लिखे होगे, क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़े होगे, तो तुमको याद आ रहा होगा क्लास 9th में जब जब लुईस 16 अंडर टेबल काम करने लगता है, एग्रीमेंट करने लगता है ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ, तो वहां पर लोग क्या करते हैं? ऑस्ट्रिया पे हमला कर देते हैं, राइट। और उस वक्त जब लड़ाइयां शुरू होती हैं फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में, तो उस वक्त पैट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखे जाते हैं, और एक व्यक्ति था रॉजर्ट आइल,
यह आपके क्लास 9th में था कि रॉजर्ट आइल एक व्यक्ति था जो फ्रांस का नेशनल एंथम लिखता है, जिसको बोलते हैं मार्सिलेज। फ्रांस का नेशनल एंथम था, इसको बोलते हैं मार्सिलेज, ये फ्रांस के नेशनल एंथम का नाम है। तो वही पूछ रहा है ना, क्या क्या चेंजेस हुए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ने क्या क्या चेंजेस किए थे। तो एक चेंज ये भी किया था कि फ्रांस का नया नेशनल एंथम बन गया था, नेशनल एंथम। ठीक है ना, क्लियर हो गया, एक न्यू नेशनल एंथम बन गया था। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। यस, मार्सिलेज, बिल्कुल, वेरी गुड, पढ़े लिखे हो यार तुम लोग तो। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर डी देखिए, इसके बाद पॉइंट नंबर डी देखिए, पॉइंट नंबर डी हो गया। ई देखिए, बना लीजिए मेरे साथ, सिर्फ पॉइंट याद रखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बस। अगर आ गया व्हाट वर दी मेजर्स, यही 8 पॉइंट लिख के आ जाना, आंसर पूरा है, पूरे नंबर पाओगे। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर ए, अभी तक आपको मैंने कल पढ़ाया था कि एस्टेट जनरल मीटिंग में कौन कौन होता था, चर्च वाले होते थे, नेशनल और किंग्स एंड मिनिस्टर्स होते थे, और कॉमन पीपल होते थे। लेकिन उसमें कौन कौन होगा, ये कहीं कुछ इलेक्शन नहीं होता था, है कि नहीं। वही एस्टेट जनरल क्या हो गया, बाद में नेशनल कन्वेंशन में नेशनल असेंबली बन गया था, याद आ रहा है। वही एस्टेट जनरल जहां पर लोग बैठे थे वही खत्म कर दिया गया, फिर नेशनल असेंबली बन गई। नेशनल असेंबली जो हो गई, नेशनल असेंबली में इलेक्शन स्टार्ट हो गए। यही किया था, चेंज हुआ कि नहीं हुआ था। तो एस्टेट जनरल मीटिंग, जो जनरल एस्टेट मीटिंग थी, हम उसको बोलते हैं एस्टेट जनरल मीटिंग, एस्टेट जनरल मीटिंग। इसमें जो अभी तक लोग अपॉइंटेड होते थे, अब ये लोग इलेक्टेड होने लगे। एक बड़ा चेंज ये हुआ, क्योंकि फ्रांस में क्या हुआ था, इलेक्शन स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना, फ्रांस में क्या था, इलेक्शन स्टार्ट हो गया था, बताया था मैंने। तो पहले ये सारे लोग अपॉइंटेड होते थे और फ्रांस में फिर इसके बाद इलेक्शन स्टार्ट हो गया। पॉइंट नंबर डी, ई हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर एफ, प्लीज राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर एफ, अभी तक जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, अब पहले मोनार्क के हाथ में था, राइट, एक व्यक्ति उसको रूल कर रहा था। अब क्या हो गया कि एक असेंबली बन गई, तो मतलब एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बन गया। हर चीज जो है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड होने लगी, यानी हर एक कानून नेशनल असेंबली से पास होने लग गया था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, प्लीज राइट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ठीक है। अरे यार, एस्टेट का मतलब नहीं पता तो 9th में क्या कर रहे थे। एस्टेट का मतलब होता है बेटा जमीन, एस्टेट, लैंड, लैंड, लैंड। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज को बैन करने का फायदा ये हुआ, तुमको बता तो रहे हैं, यूनिटी बढ़ जाती है अगर एक लैंग्वेज होगी तो। रीजनल लैंग्वेज है, अब मैं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे हो हिंदी में कुछ, वो बोल रहा है अंग्रेजी में कुछ, वो बोल रहा है तमिल में कुछ, वो बोल रहा है केरला में। जब आदमी बैठे हैं, एक केरला, एक तमिलनाडु का, एक आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका का, एक नॉर्थ ईस्ट का, एक पंजाबी, एक कश्मीरी, जब सब बैठे हो कमरे के अंदर, और उसके बाद ही बैठने के बाद जब वो सब लोगों की लैंग्वेज कॉमन नहीं है, एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे। कमरे में बैठे हैं, हम मैं खड़ा हूं यहाँ पर, कमरे में बैठे हैं, वो उधर बैठा है पंजाबी, उधर बैठा है कश्मीरी, उधर बैठा हुआ है तमिल वाला, उधर बैठा है केरला का, उधर बैठा है आंध्र प्रदेश का, वहां बैठा है तमिलनाडु का, वहां बैठा है महाराष्ट्रियन, वहां बैठा है नॉर्थ ईस्ट का। कमरे में 8 लोग बैठे हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, क्या एक दूसरे से बात कर पाएंगे? आती ही नहीं है भाषा, ऐसी लैंग्वेज ही नहीं है कि समझ पाए एक दूसरे को। इसीलिए जब लैंग्वेज नहीं है तो क्या ये लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करेंगे? क्या ये लोग यूनाइटेड फील करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन मान लो एक पंजाबी बैठा हुआ है और एक पंजाबी के साथ साथ दूसरा पंजाबी बैठा हुआ है, बाकी सब लोग अलग अलग हैं, तो इमीडिएटली वन पंजाबी विल टॉक टू द अदर पंजाबी इमीडिएटली। तो देखो, दोनों ने लैंग्वेज सेम होने की वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया। इसीलिए लैंग्वेज एक बैरियर होता है। अगर लैंग्वेज आपकी कॉमन हो गई तो आप इमीडिएटली अपने आप को कनेक्टेड फील करते हो अगले के साथ। इसी वजह से क्या हुआ, रीजनल लैंग्वेज खत्म कर दी गई, एक लैंग्वेज ले आए ताकि सब लोग एक भाषा बोलेंगे तो उनको समझ में आएगा एक दूसरे की बातें। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है ना। एफ पॉइंट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब ये हुआ कि हर चीज एक सेंट्रल तरीके से केंद्र सरकार अब चलाने लगी थी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई थी, नेशनल असेंबली गवर्नमेंट थी, एक पार्लियामेंट था जो सारा पूरा फ्रांस को चला रहा था। ठीक है ना, सेंट्रली चीजें अब एडमिनिस्टर होने लगी थी। क्लियर है? एफ पॉइंट समझ में आ गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, मतलब अभी तक चीजें
एक तरह से हम ये कह सकते हैं मुनार्क चला रहा था, वन हैंड चलती थी चीजें। लेकिन जब मुनार्की खत्म हुई तो अब चीजें सेंट्रली चल रही थी, यानी एक केंद्र सरकार, एक केंद्र से चीजें गवर्न होने लगी थी। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है ना। वो कह रहा है नेशनल एंथम से क्या हुआ, अगर तुम्हारे देश का जनगण मन नहीं होगा, और मान लो तुम जनगण मन गा रहे हो, ठीक है, यू आर सिंगिंग नेशनल एंथम, अब यही नेशनल एंथम तुम किसी और देश में सुन लो, तुम चले जाओ चाइना और वहां पर गा रहा होगा जनगण मन जया है। अब जनगण मन तुमने वहां सुना, इमीडिएटली तुम्हें समझ में आ जाएगा वो इंडियन है। तो नेशनल एंथम भी तो बाइंड करता है ना लोगों को। दीज आर दी बाइंडिंग फैक्टर्स, जहां लोग अपने आप को दूसरे व्यक्ति से बाइंड होते दिखते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि भैया अब जो है, अब जो है जैसे बताया था पहले सारी चीजें जो हैं वो मोनार्क के हाथ में थी, अब सारी चीजें एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चल रही थी। मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये सब लोग मिलकर एक सेंट्रल तरीके से अब सिस्टम चला रहे थे। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, कम टू नेक्स्ट पॉइंट। ABCDF जी, जी प्लीज राइट जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक यूनिफॉर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया वेट्स एंड मेजर्स का। ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि भैया कोई भी चीज नापनी है उसका एक प्रॉपर सिस्टम ले आए वो लोग। जैसे 1 किलो में इतना ही आएगा, पहले ये चीज नहीं थी, अब ये कह दिया गया भाई एक चीज में 1 किलो में इतना ही आएगा, तो ये यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ले आए। ठीक है ना, समझ में आ गया? अरे बेटा फर्स्ट पॉइंट पे अटके हो, अभी फर्स्ट पॉइंट के चक्कर में बाकी सारे नहीं पूछ पाओगे, पहले आगे पूछ लो ना, मैं सारे डाउट्स लूंगा। तुम लोगों को पढ़ना नहीं आता है क्या? क्लास में पहली बार बैठे हो, ये फील करो कि तुम लोग ऑफलाइन क्लास में बैठते हो, टीचर जब पढ़ा रहा है सारे पॉइंट सुन लो, तुम एक के पीछे पड़े हुए हो, उसके चक्कर में ये छोड़े जा रहे हो। तो ये मत करो, सुन लो, मैं सारे पॉइंट्स यहां ले लूंगा सबके। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, एटलीस्ट कम से कम बाकी पॉइंट्स मिस मत करो। अब एक लगा हुआ है सर ए समझा दीजिए, अबे तुम्हें BCDE समझ में आ गए सारे? जब ए समझा दूंगा कहोगे सर अब बी नहीं समझ में आया, क्यों? क्योंकि तुम उस वक्त ए के पीछे पड़े हुए थे। अरे प्लीज प्लीज डोंट ट्राई, डोंट मतलब वेस्ट योर टाइम ऑल्सो ना, यूटिलाइज करो, समझो चीजों को, थोड़ा दिमाग लगाओ। डोंट, अब तुम क्लास 10th में हो, 9th और 10th में फर्क है। 10th में तुम बोर्ड देने जा रहे हो, तुम बड़े हो गए हो, हर चीज सोचते हो कि पका पकाया 9th की तरह होगा। भैया इट्स नाउ बड़ी क्लास, 10th के बाद तुम लोग 11th पहुंच जाओगे, IIT JEE नीट की तैयारी करोगे। सो प्लीज ट्राई टू अप्लाई, और थोड़ा सुनो, थोड़ा सुनो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम आ गया कि भैया 1 किलो 1 लीटर में दूध इतना ही आएगा, बना दिया गया। 1 लीटर मतलब 1000 ml हो गया, तो प्रॉपर उससे क्या हो गया, हर चीज बराबर से नप पाई। पूरे फ्रांस में एक मेजरिंग सिस्टम चला, जिसकी वजह से भी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो पाए। ठीक है, उसके बाद एच फ्रेंच आर्मीज जो थी, फ्रेंच आर्मीज ने बाहर और देशों में, फ्रेंच आर्मीज ने बाहर और देशों में फ्रेंच के आइडियाज को स्प्रेड करना शुरू किया। फ्रेंच में क्या आइडियाज थे? इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारे आइडियाज जो है फ्रांस के थे, रिपब्लिक, दीज आइडियाज आर ऑफ फ्रांस। तो जब फ्रांस में ये चीज हुई तो फ्रेंच की आर्मी ये सारे आइडियाज दूसरे देशों में ले गई, ताकि वहां पर भी ये चीजें हो जाएं, ताकि वहां पर भी लिबर्टी आ जाए, ताकि वहां पर भी इक्वालिटी हो, वहां पर भी रिपब्लिक हो जाए। ठीक है, तो क्या है, फ्रेंच आर्मीज स्प्रेडिंग द आइडियाज ऑफ नेशन, स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ, स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ये बात क्लियर हो गई? इज दिस पॉइंट क्लियर?
अब देखो, तुम लोगों को फिर से बता दे रहे हैं, अब सुन लो, फिर से एक बार रिवाइज करके बता देते हैं। देखो जरा, देखो भाई, पहले फ्रांस में मोनार्की थी। मोनार्की के बाद फ्रांस में लोग जो मोनार्की से परेशान हो गए थे, मोनार्की बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा था लोगों को, मोनार्क जो था। फिर लोगों ने रेवोल्यूशन किया, तो लोगों को रेवोल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई फ्रांस में। फ्रांस में एक संविधान बन गया, फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होने लगी। और उसके बाद जब देखा कि राजा अभी भी जो है अंडर टेबल दूसरे देशों के साथ घुल मिल के काम कर रहा है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी खत्म कर दी गई और फ्रांस एक रिपब्लिक हो गया। यानी अब जो हेड ऑफ द स्टेट था फ्रांस के अंदर, वो इलेक्ट होने लगा। ये तो क्लास 9 तक की कहानी थी। क्लास 10 की एनसीईआरटी इस बात से स्टार्ट होता है कि ऐसे क्या क्या चेंजेस थे जो फ्रांस में हुए, जो ऐसे क्या क्या चेंजेस थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने किए थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने क्या क्या किया था, ये मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में इसलिए पढ़ाया ताकि आपको याद रहे, अच्छा हाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और वही चीज यहां पर हम लोग देख रहे हैं। ये सारे चेंजेस उन्होंने किए। पहला चेंज क्या किया, पहला चेंज उन्होंने किया कि फ्रांस के लोगों में फ्रांस में एक यूनाइटेड कम्युनिटी हो, यानी एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो यूनाइटेडली रह रहे हो, तो यूनाइटेड कम्युनिटी हो और हर व्यक्ति को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इसको बोलते हैं ला पैत्रे एंड ले सिटोयन। ला पैत्रे, पैत्रे मतलब होता है फादरलैंड। फादरलैंड मतलब ये नहीं कि बाप की जमीन, ऐसा नहीं कि तुम लोग कह सर आपने कहा था फादरलैंड, डाउट पूछ लो हैं, डाउट में लिख के आ गया फादरलैंड, बाप की जमीन क्या होता है, अरे ऐसा नहीं। फादरलैंड मतलब कि जिसकी मतलब सबकी जमीन है। तो किसको बोला गया है फादरलैंड, फ्रांस को बोला गया है कि फ्रांस जो है वो फादरलैंड हो गया था। फ्रांस मतलब जो फ्रांस जो है वो फादरलैंड हो गया था। फादरलैंड मतलब फ्रांस एक तरीके से, ठीक है। और सिटीजन मतलब सिटीजन। तो जो सिटीजन है फ्रांस के, वो क्या हो, वो यूनाइटेड हो और उन सारे सिटीजन को इक्वल राइट्स मिले। पहला चेंज जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने किया वो यही किया। क्यों, इससे पहले यूनाइटेड थे क्या, नहीं थे। क्या इससे पहले इक्वल राइट्स थे लोगों के पास, नहीं थे, नहीं थे ना इससे पहले इक्वल राइट्स। यही तो मैंने बताया था आपको कल के लेक्चर में कि पहले लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता था, बाद में लोगों के लिए जो है लोगों ने लड़ाई लड़ी तो इक्वल राइट्स लोगों को आ गए। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद देखो यहां पर आया दूसरा चेंज, न्यू ट्राई कलर फ्लैग बन गया, यानी एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, वो 3 कलर थे उसमें, उससे लोग बाइंड हुए। फिर उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस को खत्म कर दिया गया और एक वन लैंग्वेज आ गई पूरे फ्रांस में, दैट इज फ्रेंच। तो फ्रांस स्टार्टेड फॉलोइंग वन लैंग्वेज फॉर्मूला। उसके बाद एक नया नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद जो एस्टेट जनरल था उसकी जो अभी तक एस्टेट जनरल की मीटिंग होती थी, एस्टेट जनरल में जो लोग होते थे वो अब लोग अपॉइंटमेंट की जगह इलेक्टेड होने लगे। उसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया, जहां पर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी 3 विंग्स बन गई, अलग अलग हाथों में सब 3 सिस्टम चले गए। उसके बाद एक प्रॉपर मेजरिंग सिस्टम लेके आए, ठीक है, एक कॉमन मेजरिंग सिस्टम लेके आए, एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आए जो वेट्स और मेजर्स करने का था। और लास्टली जो फ्रेंच की आर्मीज थी उन्होंने नेशनलिज्म का आइडिया दूसरे देशों में भी फैलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एक बच्चा कह रहा है सर नेशनलिज्म का मतलब, अब बेटा नेशनलिज्म का मतलब क्या होगा, राष्ट्र, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म, आप अपने देश से प्यार कर रहे हैं। ठीक है, हाउ डिड दे मेजर बिफोर, दूसरी यूनिट चलती थी, अलग अलग जगह अलग अलग यूनिट चल रही हैं। इनके यहाँ 1 किलो मतलब पौवा भर हो गया, उनके यहाँ 1 किलो मतलब हो गया आधा किलो, ऐसे अलग अलग चल रहा था। तो अलग अलग जगह अलग अलग मेजरिंग यूनिट्स थी। बेसिकली टोटल कहानी ये है, कहानी का क्रक्स समझो कि सब जगह एक चीज होना, तभी तो नेशन माइंड होगा, तभी तो नेशन में माइंडनेस आएगी। जब सब लोग एक ही तरह से चलते होंगे। भाई आप क्यों कह रहे हो कंट्री में, इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, क्यों कह रहे हो यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों, उससे क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सारे देश, सारे जितने भी देश के जितने भी लोग हैं वो एक कोड से गवर्न हो जाएंगे, किसी पे अलग अलग तरह का कोड लागू या लॉ लागू नहीं होगा। यही तो होगा। इससे लोग क्या कह रहे हैं भाई, इससे क्या हो रहा है, इससे यूनिटी बढ़ जाएगी, ये क्लेम किया जाता है ना, ऐसा क्लेम हो रहा है कि ये होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से। ठीक है ना, अथर्व कह रहा है कि इतने पॉइंट्स काफी हैं, दीज आर मोर देन पॉइंट, मोर देन दिस, मतलब ये बहुत है, मोर देन इनफ। ठीक है ना, हु रोट मार्सिलेस, अब भाई तुमको यही नहीं पता तो क्लास 9 तुम वापस चले जाओ। ठीक है ना, सांप सीढ़ी होता है ना, सांप से कट जाओ और क्लास 9 पहुंच जाओ नीचे। अहमद इमाम, कोई मतलब नहीं तुम्हारे 10th में आने का अगर तुमको यही नहीं पता कि क्लास मार्सिलेस किसने लिखा था, रॉजर्ट डी आइल। ठीक है, चलो, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया।
तो जब बेसिकली यहाँ पर फ्रेंच के आइडियाज दूसरे दूसरे देशों में पहुंचे, जो कि फ्रेंच आर्मीज कर रही थी, जब ये आइडियाज फ्रेंच रेवोल्यूशन के दूसरे दूसरे देशों में पहुंच गए, तो वहां पर क्या हुआ कि लोग जो है वो जैकोबिन क्लब्स बनाने लग गए। जैकोबिन मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाने लग गए, ठीक है। वो जैकोबिन क्लब्स फॉर्म करने लग गए, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग, राइट। एक क्लब है, एक पॉलिटिकल ग्रुप होता है जैकोबिन, जिसको बोला जाता है जैकोबिन मतलब एक पॉलिटिकल ग्रुप, और इसको कौन बना रहा था, मिडिल क्लास फॉर्म करने लग गया था, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। आप समझिए यहां पर क्या हुआ, प्लीज सी द नेक्स्ट थिंग। अब क्या हुआ कि यहां पर सब कुछ फ्रांस में बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन फ्रांस में फिर एक बहुत ही बड़ा चेंज होता है, और वो ये था, वो था नेपोलियन बोनापार्ट। प्लीज राइट, प्लीज राइट 1799, 1799। सुनिएगा आप कहानी। सर नोट्स आप देंगे कि मेरे को नोट्स बनाने पड़ेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। एक बच्चा इस चक्कर में लगा हुआ है, अब क्या ही बोले यार। वाई फ्रांस इज कॉल्ड, वाई फादरलैंड मतलब होता है ना, ऐसे मदरलैंड बोलते हैं, ये हमारी भारत माता है, मदरलैंड है मेरी, तो वहां फादरलैंड बोला गया, ठीक है ना। ठीक है, जिनका हिंदी में है उनके लिए ये है कि हिंदी वाले लोग जो है वो लेक्चर सुने मेरा। लेक्चर मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं ना, जब मेरी कहानी सुन लोगे और वो चीज अपनी हिंदी बुक में पढ़ोगे तो तुमको कहानी मैच होती दिख जाएगी, ठीक है ना, कहानी मैच होती दिख जाएगी, ठीक है। इस तरह से कर लेना, ठीक है। एक बच्चा लगा हुआ है कि सर फ्रांस में कौन कौन से 3 कलर थे, भाई साहब उसी के पीछे पढ़ा है पिछले 10 मिनट से। भाई ये सब ऐसी चीजें हैं बेटा, डोंट वेस्ट योर टाइम इन आस्किंग सच डाउट्स जो आपको कहीं भी मिल जाए। मुझसे वो डाउट पूछो जो आपको ना मिले। ये सब उसमें क्या है, वो कौन से 3 फ्लैग हैं, मैं बोल दूंगा ब्लू वाइट, ब्लू रेड एंड व्हाइट, हो गया। ये तो कहीं भी मिल जाता, गूगल कर लेते मिल जाता। अब तुम ये टाइप करके तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यू आर नॉट लिसनिंग कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये ऐसा कोई डाउट है कि सर फ्रांस के फ्लैग में कौन से 3 कलर हैं, अरे भाई तुम गूगल पे लिख दोगे फ्रांस के फ्लैग में 3 कलर्स कौन से हैं, तुम्हें इमीडिएटली मिल जाएगा, व्हाइट ब्लू एंड रेड। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें। एक पूछ रहा है फ्रांस इज इन विच कॉन्टिनेंट, कल दिखाया तो था यूरोप, कल के लेक्चर नहीं किए हो क्या हिमांशी, तब से लगी हुई है कौन से 3 कलर थे, हमें रंगना है उन 3 रंगों में, वही 3 कलर चाहिए हमें, पता नहीं क्या हो गया सर, प्यार हो गया उन 3 कलरों से, बता दो पहले, कलर करवा लेना अपने आप को ब्लू रेड और व्हाइट से, ठीक है। फिर गाना गाना, मेरे रंग में रंगने वाले, लकड़ बग्गे हो माँ के या हो प्यारे, ठीक है। तो जितनी पापा की परियां हैं यहां पर, जितनी पापा की परियां हैं और जितने भी यहां पर जो बागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं, ठीक है, वो सारे बागड़ बिल्ले, वो सारी परियां थोड़ा अपने आप को काबू में रखें, थोड़ा सा अपने आप को शांति दें, यहां पर हाथ रखें दिल पे और बोले ऑल इज वेल, ठीक है। इतना ना परेशान हो, सब अच्छा होगा, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, इतना भी उतावले मत होइए। होता है पता है, ऐसे ही होता है, मैं हर साल देखता हूँ बच्चे आएंगे पहली पहली क्लास में, अरे बड़े खुश, अरे सर सब करके मन में होता है उनके दिमाग में, अरे 9th में नहीं पढ़ा 10th में एकदम फट डालेंगे, एकदम फोड़ देंगे, पूरे पूरे नंबर आएंगे, एकदम तोड़ फोड़ कर देंगे, मचा देंगे, पूरा खानदान हिल जाएगा, पड़ोसी वाले दहल जाएंगे, जमीनें फट जाएंगी, आसमान उछल जाएगा, ऐसा कर देंगे, पूरे दिमाग में उनको रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन भरा होता है, फोड़ फाड़ देंगे। अभी सब होगा, फिर आएंगे सर, बच्चे आते हैं मेरे पास, सर वो मैसेज करते हैं, सर वो अभी डाउट आए थे, कल भी डाउट आए कि सर वो क्या कहते हैं, ये कोई रेफरेंस किताब बता दीजिए सर, कोई कोई ऐसी किताब बता दीजिए जो हम पढ़ लें। ये सर एनसीईआरटी तो ठीक है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, स्कूल वाले ही पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ाएंगे, सर मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए सर कौन सी किताब ले ले। रेफरेंस बुक मांगेंगे पहले के 1 महीने में, फिर जब दूसरा महीना आएगा, 1 महीना हो गया, और जब दूसरा महीना आएगा तो दूसरे महीने में क्या कहेंगे, दूसरे महीने में कहेंगे नहीं पहले 3 महीने में तो बढ़िया एकदम जोश में रहेंगे, 1 2 3 महीना एकदम बढ़िया चलेगा, कोई सर एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक बताओ सर मुझे पढ़ना है। 3 महीने के बाद रेफरेंस बुक तो साइड हो जाती है। सर अगर रेफरेंस बुक नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा ना,
सर काफी है ना बिना रेफरेंस बुक के, तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है, रेफरेंस बुक के बिना भी काफी हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ लो, बड़े खुश। तो अगले 3 महीना फिर वो एनसीईआरटी पे रहेंगे, 6 महीना हो गया। अब 6 महीने फिर आएंगे, फिर कहेंगे सर अगर आपके खाली नोट्स पढ़ लें तो हो जाएगा ना, फिर उनसे एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी जाएगी। सर खाली बैक एक्सरसाइज लगा लें तो हो जाएगा ना सर, पास हो जाएंगे ना सर। कहेंगे हाँ तुम खाली नोट्स पढ़ लो मेरे, बैक एक्सरसाइज लगा लो काफी है, उतने में खुश जाएंगे। फिर 3 महीने और निकल गए, फिर 9 महीने हो गए, अब फाइनल एग्जाम आ गए, अब क्या करें? अब वो आएंगे सर खाली लेक्चर सुन ले हो जाएगा, सर 20 मिनट का वीडियो बना के दे दो, सर समरी देख ले हो जाएगा, आंसर लिख जाएगा। ये जितने भी यहां बैठे हैं ना पापा की परियां, और जितने भी यहां पर बैठे हैं बागड़ बिल्ले, ये सब ऐसे ही होते हैं। अभी सब टाइट है सर, डाउट। और फ्रांस के 3 कलर भी कौन से याद रख रहे हैं? अभी अभी हिंदुस्तान का पूछ लेंगे तो खुजली टोपी खुजलाने लगोगे। झंडे का भी डायमेंशन पूछ दिया जाए, इंडिया के झंडे का डायमेंशन बताओ, टोपी खुजला लोगे। फ्रांस का रंग भी चाहिए हमको, अभी 7 कलर पूछ देंगे रेनबो का तो नहीं पता होगा। एक पूछ रहा है कब लुई 16 मरा, भाई मुझे बुलाया नहीं गया था। अरे हैंग टू डेथ हुआ था ना यार लुई 16, तुम लोग याद नहीं रखे हो क्या? क्लास 9 छोड़ के आ गए हो। नो प्लीज डोंट आस्क डाउट्स रिलेटेड टू लास्ट क्लास, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाया था, और वो सिर्फ इसलिए था ताकि आज के लेक्चर का बेस क्रिएट हो सके। आपके दिमाग में इतनी कहानी फ्रेश है, अगर सोचो ये कहानी फ्रेश नहीं रखता मैं आपको लास्ट क्लास वाली, तो तुम लोग को आज को समझ भी नहीं आ रहा होता। आज तुम लोग इसलिए इतना पढ़ रहे हो, इतना डाउट इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि मैंने पहली क्लास में रिविजन करा दिया। तुम लोग एकदम चौड़े हो गए, अरे 9th क्लास का सब पढ़ चुके हैं, आता है एकदम 38 नंबर लेके आए 40 में, एकदम ऐसे चौड़े घूम रहे हैं। अभी पूछ दिएंगे तो छू जाओगे कहीं। चलो 1799। अब 1797 से एक व्यक्ति का बहुत ज्यादा राइजिंग हो रहा था पूरे यूरोप में, और उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। प्लीज राइट, गिव दी हेडिंग, लिखिए नेक्स्ट पेज से, मेक दी नोट्स एंड डोंट पैनिक। लिखिए 1799 में यहां पर राइज ऑफ नेपोलियन स्टार्ट होता है। राइज ऑफ नेपोलियन, देखो मैं लिख रहा हूं नेपोलियन का राइज हो रहा है, ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं कि नेपोलियन ने राज करना शुरू कर दिया। 1797 नेपोलियन स्टार्ट्स इन्वेडिंग इटली, इन्वेड्स इटली। नेपोलियन जो है वो इटली को इन्वेड करता है, यहां से शुरुआत करता है वो। फिर 1799 ही एंटर्स फ्रांस, और फ्रांस में आने के बाद ही इज इन्वेडिंग फ्रांस, ठीक है ना। स्टार्ट रूलिंग यूरोप, स्टार्ट इन्वेड्स, स्टार्ट एंटर्स, ऐसे लिख लो, एंटर्स फ्रांस, एंटर्स फ्रांस। फ्रांस में एंट्री होती है उसकी 1799 में, ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी। यस, तो 1797 में ही स्टार्ट्स इन्वेडिंग इटली, और यहां से इसकी नेपोलियनिक वॉर्स स्टार्ट हो जाती हैं। यहां से इसकी नेपोलियनिक वॉर शुरू हो जाती है, यानी नेपोलियन जो है वो लड़ना शुरू करता है। 1799 फ्रांस में वो एंटर मारता है, राइज ऑफ नेपोलियन होता है, ये एंटर्स फ्रांस। और इसके बाद जब वो फ्रांस में एंटर होता है, देन सबसे पहली चीज वो जो करता है फ्रांस में घुसने के बाद, वो क्या करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट। फ्रांस में वो एंटर करने के बाद वो डेमोक्रेसी खत्म कर देता है, प्लीज राइट, डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी खत्म कर देता है, और डेमोक्रेसी खत्म करके वहां पर डिक्टेटरशिप ले आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रॉइज नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 समझ में आ गया? मीनिंग ऑफ इन्वेड्स क्या होता है? इन्वेड मतलब बेटा आक्रमण, हमला कर देना, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो प्लीज सी 1797 ही स्टार्ट्स इन्वेडिंग इटली। 1799 वो फ्रांस में घुसता है। फ्रांस में घुसने के बाद फिर उसके बाद राइज ऑफ नेपोलियन होता है। नेपोलियन के राइज होने के बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ही व्हेन ही एंटर्स फ्रांस, और फ्रांस में एंटर होने के बाद वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करने के बाद वो डिक्टेटरशिप ले आता है फ्रांस के अंदर, ठीक है। अब जब वो डिक्टेटरशिप ले आता है, जब वो डिक्टेटरशिप ले आता है तो सबसे पहले वो यहां पर एक चीज का इंट्रोडक्शन करता है,
जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, लिख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं हाँ जी, नहीं 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 आ सकते फिर, ऐसा नहीं। हाँ जी, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाह, तानाशाह, ठीक है। चलिए, अब जब वो यहां पर डेमोक्रेसी को तबाह करके डिक्टेटरशिप ले आता है, ही फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस नेपोलियनिक कोड, ही इंट्रोड्यूसेस नेपोलियनिक कोड, जिसको हम लोग सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिविल कोड ऑफ 1804। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिविल कोड ऑफ 1804। समझ में आ गया? जब नेपोलियन एंट्री करता है, नेपोलियन जैसे ही फ्रांस में आया, उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर देता है, और फिर वो अपने आप को फ्रांस का राजा डिक्लेयर कर देता है इन द ईयर 1804। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी, तो बेसिकली ही कम्स, he crowns himself as the emperor of France in 1804. Napoleon crowns himself as emperor in 1804. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? एंट्री ऑफ फ्रांस। फ्रांस के जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, फ्रांस के जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन उनके जीवन में एक व्यक्ति की एंट्री हुई, वो था नेपोलियन बोनापार्ट, और उसके बाद से फ्रांस में सब कुछ उथल पुथल हो गया। मतलब 1789 में यू विल सी, 1789 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, और विद इन कुछ सालों में 1799, 10 साल के बाद ही फ्रांस में क्या हो गया? वापस डिक्टेटरशिप आ गई। तो ये जो पीरियड है चला फ्रांस में 1799 से लेकर 89 से लेकर 99, यहां पर फ्रांस में होता है रेवोल्यूशन, ठीक है, यहां फ्रांस में हुआ था पहला रेवोल्यूशन, और फिर उसके बाद यहां पर नेपोलियन की एंट्री हो जाती है, और नेपोलियन स्टैब्लिश कर देता है डिक्टेटरशिप। 10 साल के अंदर फ्रांस में मोनार्की खत्म हुई। इस जगह पहले मोनार्की था, पहले यहां पर मोनार्की था, फिर से एक तरीके से मोनार्की आई गई। मोनार्की था, मोनार्की के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद रिपब्लिक हुआ, रिपब्लिक के बाद फिर वो क्या हो गया? डिक्टेटरशिप आ गई। ठीक है ना? ये यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। तो क्या हुआ यहां पर? एक तरीके से क्या सिस्टम चल रहा था? पहले फ्रांस में थी मोनार्की, ठीक है, मोनार्की के बाद चेंजेस हुए, फ्रांस में आई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फ्रांस में आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद फ्रांस हो गया रिपब्लिक, फ्रांस बन गया रिपब्लिक, मतलब फ्रांस में इलेक्शन होने लगे, और फिर उसके बाद जब नेपोलियन आ गया तो फ्रांस में आ गया डिक्टेटरशिप, फ्रांस में आ गया डिक्टेटरशिप। ठीक है ना? ये चीज टाइमलाइन याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए लिख लीजिए इतना, लिख लीजिए इतना, ठीक है जी। ठीक है, अब जब वो सिविल कोड ऑफ 1804 लेके आता है, तो सिविल कोड ऑफ 1804 में कुछ गुड पॉइंट्स होते हैं और कुछ बैड पॉइंट्स होते हैं। प्लीज राइट सिविल कोड ऑफ 1804, सिविल कोड ऑफ 1804। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। सिविल कोड को बोलते थे, उसका नाम ही था सिविल कोड, यानी जो कोड लोगों पे गाइड करे। सिविल मैटर्स होते हैं ना, लोगों के मैटर्स को, क्रिमिनल नहीं, सिविल, सिविक मतलब सोसाइटल मैटर्स। तो ऐसी कोड, ऐसा डॉक्यूमेंट जो सोसाइटी को गवर्न करे, उसको उसने बोला सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, क्योंकि वो नेपोलियन ने बनाया था, इसलिए उसको नेपोलियन कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है। अब जब वो सिविल कोड ऑफ 1804 लेके आया,
तो ऑब्वियस सी बात है उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स थे, कुछ बुरे पॉइंट्स थे। अब ये नेपोलियन ने तो कहा नहीं कि ये गुड था ये बैड था, ये तो हम लोग ने कहा गुड और बैड। ठीक है, चलिए अब पहले हम इसके गुड पॉइंट से बात करते हैं, क्या क्या उसने गुड पॉइंट्स किए, और फिर उसके हम यहां पर बैड पॉइंट से बात करेंगे, क्या क्या उसने यहां पर बैड पॉइंट दिए। ठीक है, यही चीज बचा है, प्लीज इसको यहां पर नोट बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला गुड पॉइंट देखिए, और सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपको फील होगा ही नहीं कि ये अनकनेक्टेड है। ठीक है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। पहला पॉइंट लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो था कि उसने ही जब से नेपोलियन आया ही एबॉलिश्ड दी फ्यूडल सिस्टम। समझना, ही एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। देखो क्या मतलब हुआ। अब फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये होता है बेटा, फ्यूडल मतलब एक ऐसा सिस्टम जो मिडिल एजेस, जो मिडिल यूरोप में चलता था, एक ऐसा सिस्टम जो यूरोप में चलता था जहां पर एक व्यक्ति की जमीन होती थी और उस व्यक्ति की जमीन पे कोई दूसरे लोग काम करते थे। ये था फ्यूडल सिस्टम। जो काम करता था उसको हम लोग बोलते थे सर्फ। क्या बोलते थे, सर्फ एक्सेल नहीं, सर्फ। तो इस फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, एक लैंडलॉर्ड होता है जिसकी जमीन होती थी, ठीक है, उसकी जमीन पे एक व्यक्ति काम करेगा जिसको बोलेंगे सर्फ। ठीक है, सर्फडम बोलते हैं, मतलब ये उसकी जमीन पे काम करता था। तो एक तरीके से ये सर्फ जो होता था ये लैंडलॉर्ड की जमीन पे काम करेगा, ठीक है ना, लैंडलॉर्ड की लैंड पे काम करता था, और बदले में लैंडलॉर्ड जो है वो सर्फ को प्रोटेक्शन देता था। ठीक है, तो सर्फडम होता था, सर्फडम जो है वो लैंड पे काम करता था, वो लैंड पे काम करता था, और लैंड किसकी होती थी, लैंड लैंडलॉर्ड की होती थी। तो सर्फडम लैंड पे काम करेगा, खेती बाड़ी करेगा लैंडलॉर्ड के लिए, और लैंडलॉर्ड उसके बदले में क्या करेगा, उसको प्रोटेक्शन देगा। समझ में आ गया ये बात, सर्फडम क्लियर हो गया। सौम्या रंजन साहू, ठीक है, पहला चीज उसने इस फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया नेपोलियन ने। नेपोलियन ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई सर्फडम नहीं, कोई लैंडलॉर्ड नहीं, सबको बराबर कर दिया उसने। ठीक है ना, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। मैनोरियल ड्यूज क्या आते बताते हैं। मैनोरियल ड्यूज मतलब वो ड्यूज, वो पैसे जो इन सर्फ को देने पड़ते, मिलते थे या देने पड़ते थे एज काम करने के लिए। ठीक है ना, मैनोरियल ड्यूज। ठीक है, पहला पॉइंट उसने ये अबॉलिश कर दिया। दूसरा पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट। अब देखो इसी से कनेक्टेड है, जब फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया तब क्या हुआ, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम्स, फ्रीड पीजेंट्स, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम्स। अब ये जो सर्फडम्स थे ये सर्फडम का काम कर रहे थे, ये पीजेंट्स, पीजेंट मतलब टीनेंट्स एक तरीके के, जो लोग उस जमीन पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो एक तरह से उन पीजेंट्स को इस सर्फडम के काम से फ्री कर दिया जब उन्होंने फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश किया। फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश करने का मतलब क्या हुआ, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करने का मतलब हुआ कि भैया अब कोई लैंडलॉर्ड नहीं बचा। ठीक है ना, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश मतलब नो लैंडलॉर्डिज्म, नो लैंडलॉर्डिज्म, कोई भी लैंडलॉर्ड का सिस्टम अब नहीं बचा। ठीक है, और जब लैंडलॉर्ड नहीं रहेंगे तो जो इनकी जमीन पे काम कर रहे थे सर्फ्स, सर्फडम का जो काम कर रहे थे वो पीजेंट्स भी फ्री हो जाएंगे। ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी दिख रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है ना, एक बच्चा कह रहा है वाई एबॉलिश्ड, अरे गलत सिस्टम है ना ये, इक्वालिटी कहां है, एक आदमी जबरदस्ती काम करवा रहे हो उसको दूसरी जमीन पे, ये क्वालिटी है क्या, नहीं है, इसलिए नेपोलियन ने इस काम को अबॉलिश कर दिया। ये इसका गुड काम था। ठीक है, पहला काम फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश किया। जब फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया यानी अब जमीन लैंडलॉर्ड नहीं बचे, लैंडलॉर्डिज्म नहीं बचा, तो उस लैंडलॉर्ड की जमीन पे काम करने वाले जो पीजेंट्स थे, जो सर्फडम वाला काम करते थे, वो भी खत्म हो गया ऑटोमेटिकली। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 लिखिए इसके बाद, राइट, पॉइंट नंबर 3 अब इसी से कनेक्टेड है। जब ये खत्म हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, बंधुआ मजदूरी खत्म कर दी गई, मतलब फ्रीड पीजेंट्स फॉर सर्फडम मतलब बंधुआ मजदूरी फिनिश्ड। इसको ऐसे लिख लीजिए प्लीज, राइट, बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर जिसको बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी यानी जो सिस्टम था बंधुआ मतलब जो लोगों को बाइंड करके काम करवाते थे वो सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सिस्टम को बहुत क्या कर दिया, ओपी कर दिया। ये सिस्टम क्या कर दिया, ओपी कर दिया। ओपी समझ रहे हो ना, ओवर पावर्ड। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर दिया किसने, नेपोलियन ने। अब ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
कम्युनिकेशन मैंने कल बताया था आपको, और मैं कम्युनिकेशन का अभी भी आपको इस क्लास में बता रहा हूं। अगर दो लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं तो लोग यूनाइटेड ज्यादा हो पाते हैं, है कि नहीं। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। अब मान लो जम्मू कश्मीर जाना है, लेकिन अगर रोड खराब है तो आप नहीं जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप रहते हो, ठीक है, यहां पर आप रहते हो, ये वो आपका घर है, ठीक है, ये है पेट्रोल पंप, ये है पेट्रोल पंप, ठीक है, पीपी। अब आपको जाना है तेल भराने के लिए, ऐसे जाना है तेल भराने के लिए, ठीक है। यहां पड़ता है आपकी मैडम का घर, ये बढ़िया मैडम जो है आपकी महल में रहती हैं, यहां पर उनका घर है, ये बढ़िया। यहां मैडम खड़ी थी, यहां मैडम खड़ी हुई हैं, आपका इंतजार कर रही हैं, ठीक है। ये रास्ता जो है, ये वाला रास्ता, ये वाला, ये एकदम रास्ता क्या है, बहुत ही बढ़िया ओपी रास्ता है, ये रास्ता बहुत अच्छा है। अब आपसे कहा गया, पापा ने कहा जाओ बेटा तेल भरवा के आ जाओ, तो आपने देखा रास्ता ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हुआ, आप गए ऐसे 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 घूमते हुए, मैडम को मिले ऐसे निकल गए, ये रास्ता बहुत गंदा था, बैड। लेकिन क्या है, आपकी मैडम थी वहां पर, तो आप इस रास्ते से चले गए, ठीक है ना, आप इस रास्ते से चले गए ऐसे घूम घूम के, भाई मैडम खड़ी है वहां पर, आपको क्या लगा, चले गए भाई, बहुत बड़ी, आपको समझ में नहीं आया। लेकिन सोचो अगर मैडम का घर इधर हुए होता, मैडम यहां पर रह रही होती इस रास्ते पे, तो क्या आप जाते ऐसे घूम के, नहीं, क्यों, तब तो आपको लगता रास्ता भी यही बढ़िया है, मैडम का घर भी यही पड़ेगा, सीधे निकल जाते, ठीक है ना। आर्य प्रसाद कह रहा है घर के ऊपर खड़ी है, तो तुम्हारे नीचे मिलने आएंगी, तुम्हारे तुमसे नीचे मिलने आएंगी मैडम, नीचे आ जाएंगे, नीचे खड़े होंगे बाप पिताजी, और तुम में इतने सूद देंगे ना, ठीक है ना, सूद जाओगे तुम पूरा, ऐसा नहीं करना। पता बुला लिया, अपने मैडम कह रही हैं आ जाओ बाबू सोना तुमको देखना है, तुम्हारी एक झलक देखने को मिल जाए, मैडम तुम्हारी झलक देखने के लिए ऊपर खड़ी हुई हैं। अब नीचे तुम बुला रहे हो मैडम नीचे आ जाओ, अब नीचे अगर लड़की का बाप मिल गया ना मैडम का, तो तुमको इतने मारेंगे बाप ना, तुम झलकते रह जाओगे, एकदम झलक जाओगे एकदम, समझ रहे हो, ऐसा नहीं करना। तो ये सब चीजें जो है ध्यान रखी जाती है। तो होगा क्या, होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का फायदा क्या है कि भाई साहब मान लो आपका घर यहां पर है, ठीक है, और आपके घर के एक तरफ यहां पेट्रोल पंप है, और आपके घर के एक पास में यहीं पर पेट्रोल पंप है, यहां पर ये पेट्रोल पंप आपके 1 किलोमीटर पे है, ये पेट्रोल पंप आपके 5 किलोमीटर पे है, चलो मान लो 2 किलोमीटर पे है। ये वाली रोड जो है बहुत घटिया है, पुअर रोड है, बैड रोड है, और ये वाली रोड बहुत बढ़िया है, गुड रोड है। तो आप कहां जाओगे पेट्रोल लेने के लिए, कहां जाओगे पेट्रोल लेने के लिए, आप कहोगे यार 1 किलोमीटर जाने में तो लग जाएगा, रोड खराब है, यहां जाने में लग जाएगा हमको 10 मिनट, ठीक है, लेकिन यहां पर पहुंच जाएंगे अपन 5 मिनट में। तो आप देखो, अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होना, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होना, अच्छी रोडें बनना, इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। क्या इसका मतलब निकल के आया, इसका मतलब निकल के आया कि सर कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो, अब गवर्नमेंट वहां पर क्यों इतनी रेलवेज और क्यों इतने टनल्स बना रही है, ताकि जम्मू और श्रीनगर और कनेक्टिविटी हमारी बहुत बढ़िया हो जाए। वहां पर हाईवे बन गए श्रीनगर तक, पहले हाईवे नहीं थे। पहले भैया आप जानोगे नहीं कि अगर आपको जम्मू से जाना था श्रीनगर तक, जम्मू से श्रीनगर अगर आप बाई रोड जा रहे हो तो यू विल टेक नियरली अबाउट 9 आवर्स, इतना घंटा लगता था जम्मू से श्रीनगर जाने में, और जबकि ये डिस्टेंस जो है सिर्फ 300 किलोमीटर का होता था, ठीक है, बहुत घूम फिर के जाते थे। लेकिन फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, जम्मू से श्रीनगर के बीच में बहुत सारी टनल्स बना दी, ठीक है। जैसे कि टनल बन गई, उससे क्या हुआ, ईयर दी राउंड कनेक्टिविटी। अब सर्दियों में बर्फबारी भी हो गई तो भी आदमी निकल सकता है टनल के अंदर से, रास्ता बंद नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ, कश्मीर जो है कनेक्टेड रहा भारत से। जब कनेक्टिविटी रहेगी तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा जल्दी जल्दी। कनेक्टिविटी नहीं है तो आदमी क्या करे, क्या जाए यार, रोड ही खराब है, बहुत खराब रोड है, क्या करेंगे जाके, समझ रहे हो। तो जब कम्युनिकेशन अच्छा होता है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, तो लोगों का मूवमेंट अच्छा होता है। जब मूवमेंट अच्छा होगा तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और जब लोग मूव करते हैं तो इट इज नॉट ओनली द पीपल हु मूव, इट इज देयर कल्चर, इट इज देयर बिलीफ, इट इज देयर थॉट्स, इट इज देयर सफरिंग्स, एवरीथिंग मूव्स विद देम। ऐसा नहीं है खाली एक जगह दूसरी जगह कोई अगर ट्रेन चली तो खाली इंसान गया, इंसान के साथ उसके आइडियाज, उसके थॉट्स, उसके वैल्यूज, उसके कल्चर, उसका बिलीफ, उसका रिलीजन, सब चीज, उसका फेथ, सब ट्रैवल करता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैंने आपको खाली इतना एग्जाम्पल दिया ताकि आपको समझ में आए कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने से क्या होता है ना। पहले देखो श्रीनगर कश्मीर जाने के लिए ट्रेन सर्विस भी नहीं थी, अब वहां सरकार ने ट्रेन चला दी है। पहले नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए कितने लोग हैं जो घूमने जाएंगे, अगर मौका मिला तो वो हिल्स पे जाएंगे इन नॉर्थ इंडिया,
कितने लोग नॉर्थ इंडिया जाएंगे और कितने लोग ऐसे हैं अगर मैं घूमने को बोलूंगा तो वो नॉर्थ ईस्ट जाएंगे? भाई नॉर्थ ईस्ट लोग कम क्यों जाते हैं? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए कनेक्टिविटी ही प्रॉपर नहीं है, इसलिए लोग नॉर्थ ईस्ट जाते ही नहीं है। ठीक है ना? लोग कहां जाते हैं? नॉर्थ इंडिया चले जाएंगे पहाड़ घूमने के लिए। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 पे आइए। पॉइंट नंबर 4 लिखिए प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। जब ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, प्लीज लिखिए। अब क्या किया? ही एबॉलिश्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। एबॉलिश्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जो बर्थ से प्रिविलेज लोगों को मिल गए थे, पैदा होते ही प्रिविलेज मिल गया। अगर राजा का बेटा है तो राजा के बेटे को सारे प्रिविलेज मिल जाएंगे। नेपोलियन ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि भैया राजा का बेटा है तो सारे प्रिविलेज दे दिए। ही एबॉलिश्ड ऑल द प्रिविलेजेस जो लोगों को बर्थ से मिल जाते थे। क्यों? इसी से क्या हुआ? इक्वालिटी आ गई। ये इक्वालिटी का सिस्टम है कि नहीं? ठीक है ना? तो एक तरह से क्या हुआ, ये लोगों के बीच में इक्वालिटी आ गई। पीपल स्टार्टेड फीलिंग इक्वल टुवर्ड्स ईच अदर, कि हर आदमी एक दूसरे के सामने इक्वल है। अब जब लोग इक्वल फील कर रहे हैं, साथ में उसमें पॉइंट नंबर 5 भी इंट्रोड्यूस किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब कानून के नजर में भी सब सेम होंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरी मैन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड नो मैन विल बी अबव लॉ। ये चीज उसने बोल दिया कि भैया इक्वालिटी बिफोर लॉ है, हर आदमी कानून के नजर में बराबर सा होगा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। यू आर राजा और यू आर रंक, यू आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। अगर आप मर्डर करोगे तो, और अगर प्रधानमंत्री कोई मर्डर कर दे, कोई राजा कोई मर्डर कर दे, तो सेम पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मर्डर करूंगा उसकी पनिशमेंट अलग है और अगर कोई राजा मर्डर करेगा तो उसकी पनिशमेंट अलग, ऐसा नहीं होगा। ही सेड इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरीवन विल बी इक्वल बिफोर द लेट लॉ। ठीक है ना? ठीक है ना? समझ में आ गया? एंड फाइनली ही सेड एक प्रॉपर मेजरिंग यूनिट भी लेके आया गया। क्या चीज? एक प्रॉपर मेजरिंग यूनिट भी लाया गया। प्लीज राइट, प्रॉपर मेजरिंग यूनिट वाज इंट्रोड्यूस्ड। प्रॉपर मेजरिंग यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, ये चीज भी ले आए। अब इतने अच्छे अच्छे काम जो है वो नेपोलियन कर चुका था, इतने अच्छे काम नेपोलियन ने किए थे कि लोग जो है उसकी वाहवाही कर रहे थे, यार क्या आदमी है, बहुत बढ़िया। उसको लोग भगवान स्वरूप मान रहे थे कि यार ये तो बड़ा गजब का इंसान निकल गया, इसने बहुत बढ़िया कर दिया हम लोगों के साथ। ठीक है ना? इसने बहुत बढ़िया कर दिया। तो लोगों के अंदर उसके लिए बहुत अच्छी फीलिंग आ गई थी स्टार्टिंग से ही। ही वॉज प्लीज्ड बाय द पीपल, लोग उसको बहुत ज्यादा तारीफ करते थे। ठीक है ना? लोग जो है बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे उसकी स्टार्टिंग से ही, राइट? तो अब स्टार्टिंग में तो लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन धीमे धीमे ये जो इमोशंस थे लोगों के वो चेंज होते गए, और जो उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए थे वो तो उसके क्या है, साइडलाइन हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। क्यों? क्योंकि उसने जो बैड काम कर दिए थे वो इतने ज्यादा बैड हो गए थे कि लोग उसके अच्छे कामों को भूल गए थे। ठीक है? तो स्टार्टिंग में आप देखोगे इन द एरियाज ऑफ अदर कंट्रीज, अगर आपको देखोगे एनसीईआरटी बेटा आपको वहां पर यूज कर रहा है कुछ एरियाज के नाम, जैसे कि देखो इन द एरियाज ऑफ ब्रुसेल, मेन्स, मिलान, वॉर्सो, इन सारे एरियाज में आप देखोगे, इन ऑल दीज एरियाज हिटलर कह रहा हूं, नेपोलियन की वाहवाही हो रही थी। ठीक है? पीपल वेर वेरी हैप्पी, बट धीरे धीरे लोगों के रिएक्शंस मिक्स होते चले गए, है ना? धीरे धीरे लोगों के रिएक्शंस जो है वो मिक्स होते चले गए, स्लोली ग्रेजुअली लोगों के रिएक्शंस मिक्स हो गए। क्यों? ऐसा क्या क्या बैड काम कर दिया? चलिए देखिए, पहला पॉइंट उसने बैड काम क्या किया? ही इंट्रोड्यूस्ड सेंसरशिप। सेंसरशिप उसने इंट्रोड्यूस कर दी। इंट्रोड्यूस्ड सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या हुआ? उसने कहा कि भैया अब अगर कोई भी चीज पब्लिक डोमेन में जाएगी तो उसको पहले मेरा अप्रूवल लेना पड़ेगा। हर चीज पब्लिक डोमेन में अपने आप नहीं जा सकती, इट हैज टू टेक माय सैंक्शन। मतलब अखबारों में क्या छपेगा, मार्केट्स में क्या जाएगा, क्या चीज पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन जाएगी, क्या नहीं जाएगी, उस पर सेंसर लगा दिया गया। ही इंट्रोड्यूस्ड सेंसरशिप। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि भैया जो लोग थे, इंट्रोड्यूस सेंसरशिप, इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। नेपोलियन अंदर ही अंदर लोगों के साथ अत्याचार करता रहा, लेकिन लोगों के जो लोगों पर अत्याचार हो रहा था वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है ना? वो लोगों तक सही, मतलब वो लोगों के और लोगों को पता नहीं चल पाया कि किस तरह से नेपोलियन लोगों के साथ अत्याचार कर रहा था। ठीक है ना?
वो कह रहा है, बच्चा कह रहा है, सक्षम कह रहा है सर वो तो मुनार्क था, फिर कैसे इक्वालिटी? यही तो बात है, उसने पहले सब अच्छे अच्छे काम कर दिए, कुछ कुछ चीजें लोगों को लगा कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, डिक्टेटर है, कोई बात नहीं, लेकिन काम तो अच्छे कर रहा है, इक्वालिटी ले आया, हमको सब इक्वल बिफोर लॉ कह दिया, सारे बर्थ टू प्रिविलेज खत्म कर दिए, तो लोग बड़े खुश हो गए। मिलान, मेंस, वॉर्सो, ब्रुसेल्स, इन सब एरियाज में पीपल वेरी हैप्पी। बट डीमेंस ने क्या बोला? उसने कहा कि सेंसरशिप मेरी रहेगी। तो भैया बाहर क्या जाएगा मार्केट में, ये किसी को पता नहीं चल पाया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने क्या बोला? ही सेड, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसने कहा राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा वुमेन को, ठीक है ना, राइट टू वोट, राइट टू वोट, ठीक है, नॉट गिवन टू वुमेन, उसने वुमेन को नहीं दिया। तो वुमेन उससे नाराज हो गई कि ये क्या तरीका है, हमको वोट करने का अधिकार नहीं दे रहा। साथ में उसने क्या कहा? उसने कहा राइट टू प्रॉपर्टी नॉट गिवन टू वुमेन, वुमेन को प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होगा। राइट टू प्रॉपर्टी नॉट गिवन टू वुमेन, नॉट गिवन टू वुमेन, उन्होंने कहा वुमेन को कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। और लास्टली फोर्थ पॉइंट फिर उसने क्या बोला? उसने कहा फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट उसने कहा क्या? He said he made people, he forced people to join the army. लोगों को उसने फोर्स किया। He forced people to join army. He forced people to join army. उसने लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए बहुत फोर्स कर दिया, ठीक है ना, लोगों को फोर्स किया कि आप आर्मी को ज्वाइन करिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इनिशियली लोग बहुत खुश थे इससे, इनिशियली पीपल वेर हैप्पी, इनिशियली पीपल हैप्पी, बट लेटर गॉट अनहैप्पी, ठीक है। क्यों अनहैप्पी हुए? क्योंकि ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट नॉन प्रोपर्टी मैन ऑल्सो। हाँ, मतलब मैं जो लोगों के पास, भाई जो मैन थे, आपने क्लास 9 में पढ़ा था, जो मैन हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको तो वैसे ही वोट करने का अधिकार नहीं था, लेकिन स्पेसिफिकली आपकी एनसीईआरटी इट सेज राइट टू वोट वुमेन को नहीं है। प्लीज सी, अगर आप पढ़ोगे नेपोलियन का कोड तो आपको समझ में आएगा। प्लीज कम टू देखिए, इनिशियली इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड लाइक ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, द फ्रेंच आर्मीज वेर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। पहले फ्रेंच आर्मीज को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहा गया कि भैया ये तो हमें आजाद करने आ गए हैं, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी हैं, ये लोग लिबर्टी के बहुत ही बड़े देवता हैं, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहा गया कि भैया बहुत बड़े लिबर्टी है, ठीक है ना। लेकिन फिर देखो क्या लिखा हुआ है, बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी एज इट बिकेम क्लियर कि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप हुआ था डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ नहीं जा रहा था। लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम थी, लेकिन क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि राइट टू वोट वुमेन को नहीं होगा। तो काहे की पॉलिटिकल फ्रीडम? उन्होंने कहा राइट टू प्रॉपर्टी नॉट गिवन टू वुमेन, वुमेन को प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होगा, फिर है ना। और उन्होंने कहा कि भैया जो मैन है जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो लोग भी नहीं कर पाएंगे वोट, ठीक है ना। डिड नॉट गो एंड इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स इंक्रीज हो गया। सेंसरशिप, टैक्सेशन का पॉइंट और लिखिए, पॉइंट नंबर 5 इंक्रीज टैक्सेशन, उसने टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए थे, इंक्रीज टैक्सेशन मेंशन करिए पॉइंट अपने इस नोट्स में, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला था कल क्लास के रूल्स का, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो ठीक है, कुछ अगर छूट जाए, देखो हिस्ट्री है ना यार, बहुत वाइड है, कुछ अगर छूट जाए तो वो पॉइंट अपने आप ऐड कर लो। अपन देखो यहां पर आए हो तो क्लास की कहानी समझा करो, क्लास का कंसेप्ट समझो, हिस्ट्री को रटते हो, हिस्ट्री समझो, हिस्ट्री की कहानी समझो। अच्छा ऐसा हुआ, नेपोलियन ने ये किया वो किया, एक आध पॉइंट छूट गया तो वहां ऐड कर लो, ठीक है ना, एक बार ऐड कर लो उसको, ठीक है। सेंसरशिप हो गया, फोर्स्ड कंसेप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज, फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती लोगों को इंक्रीज किया, ये सब चीजें जो है वो यहां पर इसने करी, ठीक है। तो ये एक यहां पर आपको याद रखना है, ये इसका सिविल कोड ऑफ 1804 है। अब ये डायग्राम एक पिक्चर आपकी उसमें आती है, ये पिक्चर को यहीं कवर कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ऑन द पेज दिस वाला साइड, ये है बेटा फ्रेंच का बैसाइल जेल। अब देखो मैंने इसीलिए आपको
मैंने कल इसीलिए आपको वो चैप्टर रिवाइज करवाया था ताकि आपको बेसाइल एटसेट्रा जो है वो रिवाइज हो जाए। ये बेसाइल है, ठीक है। और जो ये वाला आप इमेज देख रहे हो, ये वाली इमेज जो है ये जर्मन प्रोविंस जर्मनी का है, ठीक है, जर्मन प्रोविंस ऑफ कासेल का है। अब देखो यहां पर दोनों में क्या फर्क है, देखो सिमिलैरिटी क्या है ये बताया गया है, ठीक है। सिमिलैरिटी देखो क्या है, द इमेज ऑफ द फ्रेंच बेसाइल being stormed by the revolutionary crowd has been placed next to a similar fortress meant to represent the bastion of despotic rule in German province। मतलब ये जो इमेज है ये बेसाइल को शो कर रहा है, ये वही सिमिलर सेम जो बेसाइल था वो एक फोर्ट कम प्रिजन था, एक फोर्ट था। सिमिलरली ये भी एक फोर्ट कम प्रिजन है, ये जर्मनी का है। जैसे कि डिस्पोटिक रूल ये दिखा रहा था, बेसाइल शो करता है कि फ्रांस के राजा का जो एक डिस्पोटिक रूल दिखाता था ये आपका बेसाइल जेल, कि या ये जो जेल है ये बहुत ही ज्यादा राजा की पावर्स को शो करता है, राजा जिसको पनिश करना चाह रहा था यहाँ फेंक देता था बेसाइल के अंदर। सिमिलरली जर्मनी के अंदर भी इस तरह का एक फोर्ट्रेस था जो यहाँ पर शो किया गया है, जहां पर राजा का डिस्पोटिक रूल चलता था। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि जैसे ये फ्रांस के अंदर था ये जर्मनी के अंदर था। यही कह रहा है ना कि इमेज जो है ऑफ फ्रेंच बेसाइल, ये फ्रेंच बेसाइल की इमेज है बीइंग स्टॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी, जो रिवॉल्यूशनरी इसको स्टॉर्म कर दिया था, हैज बीन प्लेस्ड नेक्स्ट टू अ सिमिलर फोर्ट्रेस, उसको एक सिमिलर फोर्ट्रेस के बगल में रखा हुआ है, मेंट टू रिप्रेजेंट द बैस्शन ऑफ डिस्पोटिक इन द जर्मन प्रोविंस। ये जर्मन प्रोविंस का दिखा रहा है, ठीक है, ऑफ कासेल। अकंपनिंग द इलस्ट्रेशन इज द स्लोगन, इसके साथ यहां पर जो स्लोगन लिखा है जो आपको नहीं दिख रहा है, स्लोगन में क्या लिखा है, द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, लोगों को अपना फ्रीडम खुद सीज करना चाहिए। रबमैन लिव्ड इन द सिटी ऑफ मेंस एंड वाज मेंबर ऑफ द जर्मन जैकोबिन ग्रुप। इसको किसने बनाया हुआ है, दिस इज बेसिकली मेड बाय द रबमैन, ठीक है ना, इसको रबमैन ने बनाया था और ये मेंस के शहर में रहता था, ये मेंस के शहर में रहता था और ये जर्मन जैकोबिन ग्रुप का मेंबर था। ही वाज द मेंबर ऑफ द जर्मन जैकोबिन ग्रुप। अब जैकोबिन का मतलब क्लियर हो गया, जैकोबिन ग्रुप मतलब, जैकोबिन का मतलब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। स्पेलिंग ऑफ सेंसरशिप इज रॉन्ग, तो बेटा इस सब चीजों को लेकर कंप्लेन करोगे, तुम क्लास नर्सरी में नहीं हो, ठीक है, तुम क्लास नर्सरी में नहीं हो कि तुम अगर इन सब चीजों को लेकर अभी तक कंप्लेन कर रहे हो, तुम बड़े नहीं हो पाए हो बेटा, ठीक है ना, तुम बड़े नहीं हो पाए हो। इसीलिए कह रहे हैं ऐसी बातें मत करो जो तुम्हें ये शो करे कि तुम बड़े ही नहीं हो पाए हो अभी तक, ठीक है, ठीक है, क्लियर है जी, ओके, ये बात समझ में आ गई। सेंसरशिप का मतलब बता चुके हैं, आप एक बार वापस जाइएगा और वापस जाके एक बार समझिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा मीनिंग आप देखना है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। तो दैट इज इट फॉर टुडे। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी मतलब लिबर्टी के देवता हार्बिंगर हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, ठीक है ना, ये लोग हैं। समझ में आ गया, ऐसा नहीं है कि ये कैटेगरी किसी ने बनाई, ये कैटेगरी हम लोग ने बनाई। भाई नेपोलियन ने थोड़ी कहा था ये अच्छे काम है ये बुरे काम है मेरे, नेपोलियन ने तो कैटेगरी बना, नेपोलियन ने सारे काम कर दिए। ये तो हम लोग देख रहे हैं ना कि नेपोलियन ने ये काम अच्छे किए, ये काम खराब किए, ठीक है, क्लियर है जी, ठीक है। अब एक फोटो और है प्लांटिंग ऑफ द ट्री का, वो मैं आपको अगले वाले लेक्चर में कनेक्ट करूंगा, अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा, जहां पर एक ट्री को प्लांट किया जा रहा है ना, और वो ट्री लिबर्टी का है। आई विल टॉक अबाउट दैट पिक्चर इन दी नेक्स्ट क्लास। मे बी मैं आपको सारी क्लासेस करने के बाद एक क्लास दूंगा जहां मैं आपको मैप और जहां मैं आपको क्या करूंगा, आपको मैं सारी पिक्चर पढ़ा दूंगा, ठीक है, सारी पिक्चर और सारे मैप एक साथ पढ़ा दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, इस चीज के लिए डाउट मत देना। और कल के जो डाउट तुम लोग ने पूछे थे, भैया फालतू के डाउट मत पूछा करो कि डीएचए कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, डेट कब की है, ये सब चीजें प्लीज गूगल कर लिया करो। ये मत लिखा करो कब नेपोलियन मरा था, अरे भाई गूगल कर लो। अब एक बार तुम उसको डाउट पूछोगे, फिर डाउट का तो रिप्लाई तुमको आएगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अरे गूगल खोलो, टक 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 आंसर देखो, खत्म करो, ठीक है। चलो फिर क्लियर हो गया, मिले अगली क्लास में। डीएचए दिया उसको सॉल्व करना। एक बार बता दो आज की क्लास सही लगी, थम्स अप कर दो, अगर सही लगी तो थम्स अप कर दो।
जो लोग प्रॉपर्टी रखते थे और जो एक्टिव सिटीजन्स थे, याद करो फ्रेंच रेवोल्यूशन, यही तो बात है, तुम लोग पढ़ के नहीं आए। फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को कि एक्टिव सिटीजन्स थे और पैसिव सिटीजन्स थे। एक्टिव सिटीजन्स वालों को वोट करने को मिलता था, ठीक है ना? क्लियर है? चलो फिर, चलो ओके, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। हैव अ वेरी वेरी गुड डे।